नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं। आपके मन में नित्य निरंतर उत्पन्न हो रहे उन जिज्ञासाओं की, और जिज्ञासा तब और बलवती हो जाती है जब जिज्ञासा अपनी जन्म कुंडली से संबंधित हो, प्रश्न अपनी जन्म कुंडली से संबंधित हो। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहली जिज्ञासा है शांति जायसवाल जी की। इन्होंने पूछा है तुला लग्न और वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में गुरु और शनि की युति, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। शांति जायसवाल जी, आपको बता दूं कि सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अकेले होने पर ही भाव नाश करते हैं। आपकी कुंडली में अगर गौर करें तो सप्तम भाव में अकारक गुरु, क्योंकि बात तुला लग्न की है तो यहां पर देव गुरु बृहस्पति अकारक हुए, या आम शब्दों में उन्हें मारक कहा जाएगा। मारक देव गुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना और नीच के शनि के साथ यह दांपत्य जीवन को कमजोर करने वाला तो होगा, लेकिन अगर इस पर कहीं से विशेष रूप से राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो दांपत्य जीवन को यह कुछ ज्यादा ही खराब करने वाला बनेगा। लेकिन अगर राहु इत्यादि ग्रहों की दृष्टि नहीं है और मंगल बलवान अवस्था में है तो यह तो मैं नहीं कहूंगा कि वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब होगा, लेकिन हां, अगर राहु की दृष्टि है और मंगल भी कमजोर अवस्था में है तब वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब होगा। आम परिस्थितियों में सामान्य ही कहा जाएगा वैवाहिक जीवन को, बहुत अच्छा तो कह नहीं सकते, खराब भी नहीं कहेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि मंगल किस अवस्था में है और किस ग्रह की दृष्टि है सप्तम भाव पर। वेंकटेश कुलकर्णी जी ने पूछा है मेरी मां की कुंडली में गुरु 12वें भाव में, राहु 11वें भाव में, केतु 5वें भाव में, सूर्य और शनि के साथ चंद्रमा 10वें भाव में नीच के हैं, कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि है। तो क्या इस नीच के ग्रह को बलवान करने के उपाय से उनके नीच फल में वृद्धि होगी या वो अच्छा फल देंगे? सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि नीच के ग्रह को बलवान क्यों करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नीच के ग्रह कमजोर नहीं होते। जैसे उच्च के ग्रह बलवान होते हैं वैसे नीच के ग्रह भी, उच्च के ग्रह शुभ फल देने के लिए होते हैं तो नीच के ग्रह अशुभ। अब अगर वो ग्रह कारक भी हो कुंडली में, तब भी अगर नीच अवस्था का है तो आप उसके रत्न इत्यादि धारण करने न जाएं, उसकी जगह आप उसकी आराधना कर सकते हैं, उस ग्रह के मंत्र का जप कर सकते हैं। तो नीच के ग्रह के से संबंधित मंत्र का जप करेंगे तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, पूजा पाठ से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस तत्व को अगर आप बलि करने लगे, जैसे उसके रत्न को धारण करना, उस रंग के वस्त्र इत्यादि धारण करना, उससे संबंधित खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा भक्षण करना, तो इससे उस ग्रह का नीचत्व तो ज्यादातर आपको प्रभावी करेगा और इससे आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उसकी पूजा करते हैं, उससे संबंधित मंत्र का जप करते हैं, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और सुयस ढांढेकर या दांडेकर, सुयस दांडेकर जी ने पूछा है मेरा वृषभ लग्न है और शनि 11वें घर में बैठे हैं, उस पर सूर्य और बुध की दृष्टि है, तो क्या मैं नीलम धारण कर सकता हूं और कितने रत्ती का? सुयस जी, मैं आपके जन्म की तारीख को नहीं जानता, आपकी उम्र के बारे में नहीं जानता। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि लाभ भाव में बैठे हैं, आपका कहना है कि लाभ भाव में है, तो सीधी सी बात है ये मीन राशि में हुए, और आपका यह भी कहना है कि वहां पर सूर्य और बुध की दृष्टि उस पर पड़ रही है, यानी सूर्य बुध की दृष्टि का पड़ने का अर्थ है कि ये दोनों ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं। लेकिन फिर भी आप नीलम धारण कर सकते हैं, नीलम धारण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पर शनि की दृष्टि वृषभ लग्न में कोई विशेष नुकसान नहीं करेगी। अब एक नुकसान तो होगा ही, जैसे यश में कमी, निसंदेह ये बदनाम कराएगा, लेकिन इसके बावजूद जितने भी राजयोग हैं जीवन काल के, विशेषकर सूर्य से संबंधित राजयोग, वो सभी राजयोग ये शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से ही आपको मिलेगी। तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बस एक और चीज आप विचार कर लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति अगर यहां शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में हो जाए
तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, तब तो आप नीलम जीवन भर धारण करिए। अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो नीलम धारण करने में थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि और किन ग्रहों की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, गुरु की स्थिति और अवस्था क्या है, तब नीलम धारण। क्योंकि हमेशा याद रखना होता है जन्म कुंडली में कि हम जिस ग्रह को बलवान करने जा रहे हैं, जिस ग्रह से लाभ लेने जा रहे हैं, केवल उसी ग्रह को देखने से काम नहीं चलेगा। वो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का भावपति किस अवस्था में है, यह जानना बेहद जरूरी है। उसके भावपति की अवस्था को जानकर के ही हम उस ग्रह को बलि कर सकेंगे। तो आप अपने गुरु की स्थिति को देखकर और तब रत्न धारण कर सकते हैं। वैसे नीलम आप आजीवन पहन सकते हैं। और आपने जैसा कहा कितना रत्ती आपने पूछा, मैं उम्र नहीं जानता, फिर भी एक ऐसा अनुमानतः जो मात्रा है वो 7 कैरेट का, आप इस कैरेट को लगभग जीवन के हर पड़ाव पर पहन सकते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति 6वें भाव में, मंगल और राहु 8वें भाव में, जबकि शुक्र 10वें भाव में, सूर्य और बुध 11वें भाव में, जबकि शनि 12वें भाव में बैठे हैं, क्या जीवन भर मुझे कर्ज में रहना होगा? मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति 6ठम भाव में, तो धनपति का जाकर के 6ठम से संबंध हुआ है, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि एक बार आप कर्ज में आ गए तो कर्ज से बाहर नहीं निकलेंगे, ये पक्का। तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया कि कर्ज में तो जीवन भर रहना पड़ेगा। दूसरा, इस लग्न में लाभेश ही ऋणेश होते हैं, यानी जो ऋण दे रहा है वही लाभ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लग्न के लिए ही मात्र मैं सदैव कहा करता हूं कि ऋण आपके लिए वरदान है, क्योंकि ऋणेश ही लाभेश हैं, ऋण लेंगे तो ही लाभ होगा। तो मुझे लगता है चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप ऋण में हैं तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ऋण से ही लाभ के रास्ते खुल रहे हैं। और हीना मोदी जी ने पूछा है, मेरा मकर लग्न 2 भाव में राहु और बुध, 3 में सूर्य शुक्र और 4 में मंगल, शनि 7वें में, चंद्रमा कर्म में और गुरु शुक्र महादशा अंतर में। अच्छा, हालांकि इन्होंने एक लाइन आगे लिखा था कि मुझे बहुत ज्यादा हिंदी नहीं लिखने आती, हिंदी लिखने में तकलीफ है, सो मैं समझ सकता हूं कि कहीं गलती हुई हो तो मैं उसको समझने का प्रयत्न करूंगा। आपने कहा चंद्रमा कर्म में और गुरु शुक्र महादशा अंतर में, अंतर आपने लिखा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि महादशा गुरु की है या शुक्र की। पहले गुरु को आपने रखा है तो आशा करता हूं गुरु की ही महादशा होगी। और शुक्र, अब गुरु शुक्र महादशा अंतर में, अब गुरु अंतर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर, कोई बात नहीं है। गुरु क्या जरकन या हीरा पहनू, धन की तकलीफ है। तो मकर लग्न की कुंडली है, गुरु की महादशा से यहां कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप नहीं, याद रखिएगा गुरु की महादशा से तकलीफ इस मामले में नहीं होने वाली है अगर आप शुक्र का रत्न धारण करती हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उस ग्रह का, मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी कुंडली में बिल्कुल मारक ग्रह थे, कोई भी ग्रह हो और उसकी महादशा थी, उसका रत्न धारण कराया गया। यह गलत है। अगर आप भी ज्योतिषी बन रहे हैं तो आने वाले दिनों में जब आप लोगों की मदद करें इस माध्यम से, तो भूल कर भी यह गलती ना करें, भूल कर भी यह गलती ना करें। लग्न कोई भी हो, उस लग्न से संबंधित ग्रहों को बलि करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। यह कितना सरल है समझना। अब सामने वाले को रत्न बेचना ही बेचना है, रत्न बेच करके पैसा कमाना है, अलग बात है, वो किसी महादशा में कोई रत्न पहना दे। लेकिन समझिए, लग्न का अर्थ हो गया केंद्र, केंद्र में जिसकी सरकार चल रही है, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, यानी केंद्र में आपकी सरकार है और आपका वहां पर बलाबल है, तो आप किसी और को बलि क्यों करेंगे? जब आपको केंद्र की सरकार से लाभ मिल रहा है, सीधा सीधा आपको सहयोग मिल रहा है, तो आप किसी और को बलि क्यों करेंगे? आप सीधा केंद्र के सरकार से जुड़ेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं फलाने जिस स्टेट में हूं, मैं अब भले किसी और की सरकार में हूं, मैं मंत्री किसी और की सरकार में हूं, लेकिन केंद्र में, स्टेट में जिसकी सरकार है, मैं उसी को बलवान करूं, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आपको अपने केंद्र से ही जुड़ करके रहना होगा। केंद्र में जब आपकी सरकार चल रही है और आपका उससे बलाबल मिल रहा है, तो फिर आप दूसरा बल क्यों लेंगे किसी का? आप उसी के बलाबल के साथ चलिए। हो सकता है इसके चलते परेशानी हो, फर्क पड़ सकता है, इसके चलते हो सकता है आप जिस स्टेट में हो वहां पर उसकी सरकार ना हो जिसकी केंद्र में, लेकिन इसके बावजूद रत्न तो आप, यानी बल तो आप केंद्र को ही दीजिए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। तो मेरे हिसाब से आप भूल कर भी महादशा के हिसाब से सोचना नहीं। और आपकी कुंडली में मकर लग्न की कुंडली है तो यहां शुक्र का रत्न आप आजीवन पहन सकती हैं, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर अंतर इत्यादि से कोई लेना देना नहीं।
अरविंद मिश्रा जी ने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में केंद्र में मंगल, चतुर्थ में केतु, दशम में राहु और चंद्र शुक्र एकादश में, सूर्य गुरुदेव बुध तथा द्वादश में सूर्य गुरुदेव और बुध तथा द्वादश में शनि बैठे हैं, क्या मैं नीलम और पन्ना पहन सकता हूं? तुला लग्न की कुंडली में केंद्र में मंगल है, चतुर्थ में केतु, दशम में राहु, चंद्र शुक्र एकादश में, सूर्य गुरु और बुध, द्वादश में शनि बैठे हैं। आप लोग असल में हिंदी भी जब लिखते हैं तो कम से कम कौमा विराम का भी ध्यान रखा करिए। अब यहां पर ये एक ही में पूरी तरह से घुसा हुआ है कि कौन कहां है। आपका फिर से मैं पढ़ता हूं कि दशम में राहु, चंद्र एकादश में, सूर्य गुरु बुध तथा द्वादश में शनि। अब इस आपका यह मतलब होगा कि सूर्य भी है, गुरु भी है, बुध भी है और शनि भी है, सब द्वादश में बैठे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह नीलम और पन्ना दोनों पहना जा सकता है। विशेषकर तुला लग्न की कुंडली है तो नीलम और पन्ना दोनों पहनने में संशय नहीं। लेकिन जरा गौर करिए, अगर ये दोनों ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं तो जब आप इन ग्रहों को रत्न देंगे तो ये 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, 12वां भाव जागृत होगा, उस भाव पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब जरा गौर करिए, आय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, यानी आय को लेकर के चिंता नहीं है, तब बड़े प्रेम से आप इन दोनों ग्रहों का रत्न धारण करिए। लेकिन अगर आय में कमी है, कहीं भी व्यय को लेकर के आप परेशान हैं, तो फिर भूल कर भी इन ग्रहों के रत्न को धारण न करिए। जबकि मैं ये कह सकता हूं कि आप शनि का रत्न 100%, मैंने कहा था ना कि आप 95% दगदग धारण कर सकते हैं, तो धारण तो कर सकते हैं। अगर आय की स्थिति बहुत अच्छी है, बड़े प्रेम से धारण करिए, क्योंकि धन की तो एक ही गति है, व्यय होना, तो व्यय तो होगा ही। लेकिन अगर व्यय ज्यादा हो रहा है और आय लिमिटेड है, सीमित है, तो आपको शनि का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, बुध के रत्न से बचना चाहिए। तो आप गौर कर लीजिए, अपनी परिस्थिति को देख लीजिए और तब उस अवस्था में आप इन ग्रहों के मंत्र का जप, इन ग्रहों को बलवान करने का और तरीका आजमाइए, पूजा पाठ करके रत्न धारण न करिए। लेकिन आय ठीक है, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं हो रही है, बड़े प्रेम से पहन सकते हैं। पार्थ द्विवेदी जी का प्रश्न है, लग्न सिंह है और सूर्य तीसरे घर में है और बुध चौथे घर में है, पांचवें घर में शुक्र मंगल के साथ हैं, बृहस्पति छठवें घर में और शनि आठवें घर में और राहु लग्न में और चंद्रमा सप्तम में केतु के साथ, क्या यह व्यक्ति को एक सफल उच्च अधिकारी बना देगा? सिंह लग्न सिंह और सूर्य तीसरे घर में यानी तुला राशि में नीच राशि में बैठे हैं, अच्छी बात है। बुध चौथे में है और पांचवें घर में शुक्र मंगल हैं। अब पंचम भाव में शुक्र मंगल की युति मन को भटकाता है। बृहस्पति छठवें घर में और शनि आठवें घर में बैठे हैं, तो अष्टमस्थ शनि जातक के जीवन काल में संघर्ष बहुत ज्यादा कराएंगे और लग्नगत राहु जो है जातक के मन को भटकाने वाला होगा। साहब, आपके प्रश्न का एक बात तो सामने सामने जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से एक बात तो तय है, बड़ा आदमी बनने के लिए तो खैर कर्म करना पड़ता है। कुंडली के योग से अगर सभी लोग बड़े बनेंगे तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि आपने जिस दिन जन्म लिया होगा, यही जन्म स्थिति, यही ग्रह स्थिति लेकर के बहुत सारे बच्चे पैदा लिए होंगे, वो सारे के सारे फिर सभी उच्चाधिकारी ही बनेंगे। तो अगर मैं ये कहता हूं उच्चाधिकारी आप और एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन जाएंगे तो ये बात पूरी तरह से बेतुकी हो जाएगी। तो ऐसी मैं कोई बात नहीं कहने वाला हूं। फिर इस तरह की स्थिति में क्या व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बन सकता है? हाँ, बड़ा व्यक्ति तो कोई भी बन सकता है, वो आपके कर्म से, आपके प्रारब्ध से, आपके प्रारब्ध में अगर है और आपने मेहनत किया उसको पाने के लिए, और मुझे तो लगता है कि प्रारब्ध में लगभग लोगों के है, उसको पाने का प्रयत्न करना, यह उत्साह किस किस के अंदर है यह देखने की आवश्यकता होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर पाने की चाहत है, उत्साह है, तो आप निसंदेह एक बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन इस कुंडली में मन बहुत ज्यादा अशांत है और शनिदेव अष्टमस्थ होकर के संघर्ष जीवन काल में बहुत ज्यादा कराएंगे। अब संघर्ष बहुत कराने का एक बात तो तय है कि निसंदेह बड़ा व्यक्ति आप बन सकते हैं, क्योंकि संघर्ष बहुत ज्यादा है आपके जीवन काल में। जी हां, बड़ा व्यक्ति आप बनने वाले हैं तो संघर्ष तो मायने रखेगा ही आपके जीवन काल में, और शनिदेव यहां संघर्ष आपसे करा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस संघर्ष के साथ आप कितना आगे तक जा सकते हैं, कितना और प्रयत्न कर सकते हैं। और आप अगर कहते हैं कि हां मैं बहुत जबरदस्त प्रयत्न कर सकता हूं, प्रयास मेरा जबरदस्त होने वाला है, तो निसंदेह आप सफल भी जबरदस्त होने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आप एक सफल व्यक्ति, बिल्कुल उच्च अधिकारी बन सकेंगे। राजेश जैन जी ने पूछा है, कन्या लग्न और मिथुन राशि शनि की महादशा कैसा फल देगी? शनि कुंडली के एकादश भाव में मंगल के साथ युति में है और आपने कहा है कि शनि 5 अंश 58 कला और मंगल 14 अंश 21 कला। तो कन्या लग्न और मिथुन राशि शनि की महादशा और शनि कुंडली के एकादश भाव में है मंगल के साथ युति में। तो
परंतु कन्या लग्न में शनिदेव की महादशा, शनिदेव चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, हालांकि यहां पर मंगल है जो कि नीच राशि में है। पहले तो आप ये देखिए कि चंद्रमा किस स्थिति में है। वैसे मैं आपको बता दूं, शनिदेव लाभ भाव में बैठकर कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे, लग्न पर दृष्टि डाल करके कार्यों को विलंब कराना इनके स्वभाव में है, वो जीवन भर रहेगा। लेकिन शनि की महादशा आपके लिए लाभदायी ही होनी चाहिए, शनि की महादशा से कोई विशेष नुकसान नहीं है। बस आप ये देखिए कि चंद्रमा किस स्थिति में है, चंद्रमा आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठे हुए हैं, यह जान लेना, यह देख लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो फिर कहीं कोई संशय नहीं, पंचमेश और षष्ठेश आपके लिए शनिदेव लाभदायी ही होंगे, सुखदायी ही होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। नृपेंद्र हरोली जिन्हें पूछा है मकर लग्न में गुरु शुक्र बुध छठवें भाव में हो तो क्या शुक्र बुध का रत्न धारण कर सकते हैं और गुरु के लिए क्या करेंगे? मकर लग्न में गुरु शुक्र और बुध छठवें भाव में हैं, तो मैं आपको सलाह दे दूं कि शुक्र को छठवें का दोष नहीं होगा। यहां पर बैठ करके वो 12वें को देखते हैं और 12वें में जैसे अतिविशिष्ट कारक होते हैं उतना ही फायदा वो छठवें से देते हैं। अतः आप शुक्र का रत्न तो अवश्य ही धारण कर लीजिए। बुध को बलवान करने के लिए गणेश जी की आराधना करिए और गुरु से लाभ लेने के लिए गुरु का मंत्र जप सकते हैं। घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर के आप दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, गुरु ब्राह्मण का सम्मान करिए, इससे आपके गुरु अच्छे हो जाएंगे। बाकी उनके लिए रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल भटनागर जी ने पूछा है तुला लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध छठवें में और शुक्र मंगल शनि अष्टम भाव में हो तो किन मुश्किलों का सामना करना होगा? तुला लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध छठवें भाव में व शुक्र मंगल शनि अष्टम भाव में हो तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? तुला लग्न में शुक्र अष्टम में है, यानी लग्नपति का अष्टम में होना, यहां पर अवयोग नहीं मान्य होगा क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है, सो अवयोग नहीं हुआ। अब देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा बुध भी जाकर के छठवें भाव में बैठे तो सर्वकारक बुध जाकर के छठवें में होना, शनि का सर्वाधिक कारक होकर के अष्टम में बैठकर संघर्ष कराना, तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति तो रहेगी ही रहेगी। अब सीधी सी बात है कि आपको मैं यही कहूंगा अपने लग्नेश को बलवान करिए, शुक्र को बलवान करिए और शुक्र को बलवान करके आप जितना हो सके इस कुंडली को और बल दे सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, अधिकाधिक खूब हनुमान जी की आराधना करिए, अपने लग्न को बलि कर लीजिए, शुक्र के मंत्र इत्यादि मंत्र को जप करके जीवन काल में फायदा मिलेगा, मुश्किलों का आप सामना आसानी से कर सकेंगे। मोनिका धीमान जी ने पूछा है तुला लग्न में शनि दूसरे भाव में मंगल की राशि में हो तो शनि अपनी महादशा में कैसा फल देंगे? तुला लग्न में शनि दूसरे भाव में मंगल की राशि में है परंतु नीच नहीं है। आपने पूछा शनि कैसा फल देंगे अपनी महादशा में? निसंदेह सर्वश्रेष्ठ। अगर ये शनि मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में हो तो इसमें कहना ही नहीं, शनि की यह दशा आपके लिए सर्वाधिक योग कारक है। इसी दशा में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अगर मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता में है तो सब कुछ, तात्कालिक शत्रुता में है तब भी लाभ तो मिलेगा लेकिन लाभ में थोड़ी कमी आएगी। राकेश कुमार जी ने पूछा है वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में गुरु व नवम भाव में शुक्र हो तब भी सप्तम भाव का नाश होगा? देखिए, गुरु सप्तम भाव में भाव नाश कर देते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन जरा और करीब से सूत्र को बार बार समझना होगा, बार बार समझकर जानना होगा। मैंने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में और एकादश में अकेले हो तो भावनाश कर देते हैं। अब यहां पर गौर करिए कि सप्तम भाव में गुरु अकेले ही बैठे हुए हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब जरा गौर करिए कि वृश्चिक लग्न में आप राकेश हैं, अगर आप पुरुष हैं और आप अपनी कुंडली में पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये कारको भावनाशय सूत्र में एक बात सदैव ध्यान रखिए, कारको भावनाशय क्यों होगा? इसलिए होगा कि अगर मान लिया जाए यही राकेश जी की जगह यह कुंडली किसी लड़की की होती तो पति के कारक हो जाते देवगुरु बृहस्पति, विवाह कराने के कारक बन जाते देवगुरु बृहस्पति। अब इन दोनों चीजों के स्वामी कारक होकर के सप्तम भाव में बैठ जाते। अब कहीं से भी अगर पापक ग्रह की दृष्टि हो जाती है, भाव पाप मध्यत्व में आ जाता तो दांपत्य जीवन पूरी तरह से सत्यानाश। लेकिन आप पुरुष हैं, अगर आपकी कुंडली में सप्तम में देवगुरु बैठे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कारको भावनाश से सूत्र लागू करके हम पूरी तरह से भावनाश करेंगे, जबकि आपका ये कहना है कि शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं। अब शुक्र भी पीड़ित हो आपकी कुंडली में, जैसे गौर करिए सप्तम भाव पर कहीं से पापक ग्रह की दृष्टि हो, उदाहरणार्थ अगर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में राहु बैठे हो तो उनकी दृष्टि सप्तमगत गुरु पर और भाग्यगत शुक्र पर भी होगी,
तो ऐसा राहु आपके दांपत्य को खत्म कर देगा, यहां पर गुरु भावनाश कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं हो रही है या गुरु शुक्र राहु लग्न में भी है तो भी आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव को कमजोर करेंगे। तो यह देखने की आवश्यकता है कि सप्तम भाव पर कितने पाप ग्रह की दृष्टि है, शुक्र पर कितने पाप ग्रह की दृष्टि, क्योंकि वो दाम्पत्य कारक हैं। ये दोनों पीड़ित हो गए, यानी भाव पीड़ित हो गया, भाव कारक पीड़ित हो गए, तब तो दाम्पत्य जीवन में पहले तो विवाह होने में परेशानी और इसके बाद विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानी। तो ये सभी सूत्रों को एक साथ देखकर, और तभी हमेशा याद रखिए केवल कारक ग्रह उस भाव में बैठा और भाव नाश कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कारकों भाव नाश सूत्र हर जगह लागू करेंगे तो पंचमस्थ गुरु लोगों को फिर संतति ही नहीं होने देंगे, जबकि ज्योतिष शास्त्र कहता है पंचमस्थ गुरु पंचपुत्र योग बना देते हैं। और मैंने जितनी भी ज्यादातर कुंडलियां देखी हैं, गुरु का संबंध मैंने सदैव कहा कि पंचम से है तो चाहे जैसे भी हो लेकिन संतति होगी। तो यहां पर भावनाश की बात नहीं आएगी, बस ये देखना होगा कि कितने ग्रह, विशेषकर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आपने जैसा कहा शुक्र भाग्य में है तो शुक्र आप पुरुष हैं तो दाम्पत्य कारक आपके लिए शुक्र है। दाम्पत्य कारक स्त्रियों के लिए भी शुक्र ही है, लेकिन पति कारक देव गुरु बन जाते हैं स्त्रियों के लिए। गुरु का संबंध पुरुषों के मामले में पत्नी कारक वो बनते नहीं, शुक्र ही बन जाते हैं दोनों, वो पत्नी कारक भी होंगे और दाम्पत्य कारक भी। तो उनका पीड़ित होना बहुत ज्यादा मुश्किल में कर देगा। विशेषकर पुरुष की कुंडली में सप्तम में शुक्र अकेले बैठ जाएं तो ये कहीं ज्यादा दाम्पत्य को कमजोर करते हैं। और अगला प्रश्न है मधु मिश्रा जी का। इन्होंने पूछा है मीन लग्न में गुरु 16 अंश तथा राहु 26 अंश पर अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। चंद्रमा केतु के साथ दूसरे भाव में और मंगल तीसरे भाव में, बुध चौथे और शनि 11वें में। क्या जातक के रोजगार और विवाह, जातक का रोजगार और विवाह कभी नहीं होगा? मीन लग्न में गुरु 16 अंश तथा राहु 26 अंश पर अष्टम भाव में, तो लग्नपति अष्टम भाव में हुए तो ये अवयोग हो गया, यहां पर कमजोर हुए देव गुरु बृहस्पति। और अब आगे आपने जैसा पूछा है कि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं लेकिन केतु के साथ है, तो यहां गजकेसरी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी। मंगल आपका कहना है कि तीसरे भाव में बैठे हैं, बुध चौथे में बैठे हैं। तो बुध की अगर बात करें तो मीन मेष वृष मिथुन, यानी भद्र महापुरुष योग तो हुआ, भद्र का होना अच्छा है। लेकिन ये जो लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं, अब इनकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ेगी और अष्टम भावस्थ गुरु पर भी पड़ेगी। तो देव गुरु बृहस्पति विवाह कराने वाले हैं, तो विवाह कराने वाले देव गुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि और लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी, विवाह कराने के लिए परेशानी। और गुरु कर्मपति हुए, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली है तो धनु राशि हो गई 10वें भाव में, गुरु कर्मपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहां पर निसंदेह परेशानी तो है। आपके बताए स्थितियों को अगर देखा जाए तो निसंदेह परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही, विवाह में भी थोड़ी दिक्कत और कार्यक्षेत्र में भी परेशानी की स्थिति है। लाला राम सुंडा जिन्हें पूछा है तुला लग्न में राहु, तुला लग्न में ही राहु और 6वें भाव में गुरु चंद्र की युति, 8वें भाव में मंगल और 10वें भाव में शनि, 11वें भाव में शुक्र और 12वें भाव में सूर्य बुध की युति, कौन से ग्रह का रत्न धारण करना अच्छा होगा? तुला लग्न में राहु 6वें भाव में है, बढ़िया है। राहु का 6वें भाव में होना, गुरु चंद्र युति 8वें भाव में, मंगल का 10वें भाव में और शनि 11वें भाव में। तो सिंह कन्या तुला सिंह राशि में है, यहां पर आपकी कुंडली में शनिदेव और 12वें भाव में, तो तात्कालिक मित्रता में हो गए। आपको नीलम धारण करना चाहिए, आप परिस्थितियों को देखकर अपने उम्र के हिसाब से नीलम धारण करिए आजीवन। अगला जो प्रश्न है वो रश्मि मेहता जी का है। इन्होंने पूछा है धनुलग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु 6वें भाव में शनि के साथ हैं, लेकिन चलित चक्र में 5वें भाव में है लग्नेश गुरु नीच के शनि के साथ, तो क्या गुरु का रत्न पुखराज या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं? धनुलग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु 6वें भाव में शनि के साथ हैं और चलित चक्र में 5वें भाव में नहीं। आप 5वें भाव में वो जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब जन्मांक चक्र को देखें तो 6वें भाव का होने का मतलब है कि वो अंश वाइज उस अंश पर होंगे, या तो जहां राशि परिवर्तन की स्थिति है। और मैं समझता हूं कि जब तक यहां अंश पूरी तरह से ना समझ लिया जाए, मैं रत्न पहनने की सलाह आपको नहीं दूंगा, न तो छल्ला इत्यादि पहनने के लिए। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरु के मंत्र का जप करना, मंदिर इत्यादि में जाकर के दर्शन करना, पूजा पाठ करना और हल्दी इत्यादि से स्नान करना, केसर का तिलक लगाना, केसर का भक्षण करना, ये कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। रत्न से ज्यादा फायदेमंद ये उपाय होंगे। और संदीप शर्मा जी का प्रश्न है मेष लग्न में सूर्य बुध लग्न में चंद्र गुरु सप्तम में और शुक्र 12वें में राहु के साथ हैं, तो क्या कारागार योग बनता है? और शनि चतुर्थ और मंगल तृतीय है।
देखिए, एक सबसे पहले बात बता दूं कि राहु का 12वें भाव में बैठना सदैव इस बात की सूचना नहीं है कि कारागार में ही जाना होगा। हां, राहु का संबंध 12वें से होना कारागार योग होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन हर हाल में कारागार में ही जाना होगा, जेल ही जाना होगा, यह कहना गलत है, यह नहीं हो सकता। फिर कारागार योग कैसे होगा? यहां राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, अगर जातक सावधान रहे, जातक चारित्रिक कमी ना होने दे कभी, तो संभवतः, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कारण है जिसके चलते जातक जेल जाएगा, लेकिन हां, हम कम से कम एक इस संभावना पर तो ताला लगा ही रहे हैं। तो चारित्रिक मजबूती बना करके रखिए, मुझे लगता है कि कारागारियों को रोका जा सकता है और भी परिस्थितियों को ठीक करके। कारागार योग का अर्थ यह भी होता है कई बार कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाना, कोर्ट कचहरी आपके जीवन काल में लग जाए, यह भी एक कारण बनता है, लेकिन हर बार जेल ही जाना नहीं होता है। तो कारागार योग को लेकर के कई बार लोगों के मन में संशय होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यह कारागार योग ही है। और डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी ने पूछा है कि नीच ग्रह यदि नौमांश में उच्च का हो जाए तो उसका फल कैसा देखा जाएगा? क्या उसके सारे परिणाम शुभ और अच्छे हो जाएंगे या कुछ नकारात्मक परिणाम रहेंगे? देखिए, एक नियम तो यही कहता है कि जन्मांक में ग्रह अगर उच्च का है और नौमांश में नीच का, तो वो नीच के समान फल देगा, और जन्मांक में अगर नीच का है और नौमांश में उच्च का है तो उच्च के समान फल देगा। मैं मानता हूं कि अगर जन्मांक में ग्रह उच्च का है और नौमांश में नीच का हो जाए तो उसका फल सम हो जाएगा, बहुत अच्छा, वो उच्च के समान फल नहीं दे पाएगा। वैसे ही जन्मांक में अगर नीच का है और नौमांश में अगर उच्च का हो गया तो वो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान तो नहीं करेगा, लेकिन हां, वो अत्यंत श्रेष्ठ फल ही हुआ, क्योंकि अगर नीच का फल, गौर करिए, जब मैंने अनफा सुनफा और दुर्धरा योग बताया था तो क्या बताया था? ये योग अपने आप में महान क्यों हैं? क्योंकि इन योगों के होने से केमद्रुम नहीं होगा। इन योगों के होने से एक बात तो तय हुआ कि केमद्रुम योग नहीं होगा, इसलिए अपने आप में यह महान राजयोग बन गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा दुर्योग को काट रहा है। वैसे ही अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो वो बहुत बुरा प्रभाव देने वाला हुआ। उस अवस्था में अगर नौमांश में वो ग्रह उच्च का हुआ और वो सामान्य फल देने वाला भी हुआ, तब भी अपने आप में यह महान योग बन गया, क्योंकि कम से कम नीच का प्रभाव तो नहीं मिल रहा है। नीच के प्रभाव के चलते तो कुंडली कमजोर हो जाती, तो इसलिए ऐसी अवस्था वाले ग्रह को बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक कहा जाता है। सामान्य बात तो यही कि वो सामान्य फल देगा, न अच्छा न बुरा, बीचों बीच का हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो बुरा फल देने से बचा रहा है, इसलिए वो अत्यंत श्रेष्ठ है। और शिवम पांडे जी ने पूछा है, अगर कन्या लग्न में बुध स्वगृही होकर के 10वें घर में विराजमान हो और उनके साथ शुक्र भी हो, तो क्या यह भद्र योग होगा या कोई दूसरा योग बन जाएगा? किस योग का फल मिलेगा? नहीं, देखिए, बुध शुक्र की युति का होना अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध यज्ञो वै विष्णु रूपः, यज्ञ अथवा बुध को यज्ञ की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात विष्णु की, और शुक्र को लक्ष्मी की, दोनों की युति का होना अपने आप में श्रेष्ठ। लेकिन यहां भद्र योग पहले मान्य होगा, क्योंकि बात कन्या लग्न की, और यहां पर बुध स्वगृही होकर के 10वें में विराजमान है, निसंदेह भद्र योग बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और साथ ही साथ शुक्र की युति हो जाने के कारण भी अपने आप में ये योग बन जाएगा, शुक्र बुध युति योग, और इससे आपको लाभ मिलेगा। ये दोनों ही योग कहा जाएगा। और अगला प्रश्न अंकुश गुप्ता जी का है। इन्होंने पूछा है, अगर धनेश सूर्य एकादशेश शुक्र को तुला राशि में अस्त कर दे तो धनेश और एकादशेश की युति धन योग होगा या धन नाश योग? क्योंकि धनेश नीच है और एकादशेश अस्त। देखिए, ऐसा है कि ये लग्न आप जो कह रहे हैं धनेश, तो इसका मतलब है ये कर्क लग्न हो गया। कर्क लग्न में सूर्य धनेश होते हैं और यहां पर लाभेश बन जाते हैं शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि होती है। अब आपका कहना है कि चतुर्थ भाव में, क्योंकि तुला राशि चतुर्थ भाव में होने वाली है, आपका कहना है कि ये दोनों यहीं पर बैठे हैं और सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया है। अब जरा गौर करिए, केंद्र में होने के कारण, शुक्र के तुला राशि में होने के कारण यहां मालव्य योग बना, और सूर्य के यहां होने से यहां पर निसंदेह शुक्र को सूर्य ने अस्त कर दिया, शुक्र को सूर्य ने अस्त कर दिया। लेकिन मैंने सदैव क्या कहा, अस्त का यह मतलब नहीं है कि वो ग्रह बिल्कुल प्रभावहीन, वो तत्व आपके अंदर सूर्य के साथ मिलकर के आपको प्राप्त होगा। अब समझने वाली बात है कि यहां धननाश कहना गलत होगा। यहां मालव्य योग है तो धननाश कैसे कहेंगे? यहां मालव्य योग है तो धननाश नहीं कहेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि कर्क लग्न की कुंडली है, अब कर्क लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ये मालव्य योग तो नहीं हो सकता, लेकिन धनेश और लाभेश का चतुर्थ में संबंध हुआ है, निसंदेह यहां पर नीच भंग योग बनेगा और धन योग ही रहेगा, धननाश योग नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। यदि आपके भी मन में अपनी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न उत्पन्न
कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो आप अपनी जिज्ञासा कमेंट में लिख दीजिए। वहीं से चुनाव होता रहता है और आप जब भी लिखते हैं प्रश्न आपको एक मैसेज आता है, इसके बाद उन प्रश्नों को भी मैं देख लेता हूं। कई बार कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ज्यादा उसमें गलती होती है, कई बहुत सारे बड़े प्रश्न आप लोग लिख देते हैं। मैं बार बार कहा करता हूं कि आपके प्रश्न का चुनाव तभी संभव है जब प्रश्न छोटा होगा। मैं 1 घंटा प्रश्न ही पढ़ूंगा तो जवाब कब दूंगा, तो छोटे प्रश्न आप पूछिए, निसंदेह आपको मैं जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।